Recording in progress. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आज संडे है, आपका मजे का दिन था, पर फिर भी हमने इसमें कुछ टाइम निकाला है ताकि आपके कुछ जो डाउट्स हैं, कुछ जो टेंशन है, उसको दूर किया जा सके। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर नंबर 7, डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर अच्छा स्कोर कैसे करें। इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जो माहौल चल रहा है, कोरोना का जो भी माहौल चल रहा है, कोविड का, जिसमें कई रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, एग्जाम अभी जो इस एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गए हैं। तो देखिए, किसी भी चीज को, कोई भी कंडीशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उस कंडीशन की कभी भी जिंदगी में टेंशन मत लो आप। जो चीज हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उसकी टेंशन लेके हम क्या कर लेंगे? कुछ कर सकते हैं क्या? गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा है, हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जिस चीज का आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी टेंशन लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, आप उसमें ये सोचो कि मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, आप उसमें ये सोचो कि मैं इस टाइम को बेटर यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ। अब जिनका एग्जाम जून में था, पोस्टपोन हो गया, सर जुलाई में हो गया, ठीक है, या अगस्त में हो गया, अभी डेट नहीं है। ठीक है, और टेंटेटिव डेट जो मुझे लगती है पर्सनली, वो लगती है मुझे 8 से 10 अगस्त के आसपास। ठीक है, तो उनको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। जो एक ग्रुप दे रहा था उसे 2 ग्रुप पे जाना चाहिए। ठीक है, जो दोनों ग्रुप दे रहा था उसको रिवीजन पे दोबारा जाना चाहिए। तो एक बार और रिवीजन कर लो ना, इट्स बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। समझ गए? जैसे भगवान, भागवत गीता सुनी है? भगवत गीता सुनी है क्या? देखो, उसमें भी भगवान ने क्या कहा है कि भैया देखो, जिंदगी में 2 ही चीजें हैं। एक वो जिनका सॉल्यूशन आप कर नहीं सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो उनकी टेंशन लेके आप क्या कर लोगे? जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनकी टेंशन लेके क्या कर लोगे? और जो चीजें आपके कंट्रोल में है, जिसको पता है कि सही हो जाएगी, मैं कर सकता हूँ, तो उनको सही कर लो। उनकी टेंशन वैसे क्या लेना। समझ गए? तो जो हो सकता है उसको करके ठीक कर लो, और जो नहीं हो सकता उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दोनों ही थे, रिलैक्स रहें, शांत रहें, और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। ओके, अब देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए मैंने जब ऑब्जर्व किया है, तो वो कहते हैं सर हमें डायरेक्ट टेक्स्ट टफ लगता है। ठीक है, टेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो टफ नहीं है। वो प्रॉब्लम उसमें क्या है कि आपको बहुत सी चीजें याद करनी पड़ती है। अब जैसे कोस्टिंग है, एफए है, ठीक है, या और कोई भी प्रैक्टिकल ओएमएस है वगैरह है, इन आपको कम चीजें याद रखनी पड़ती है। आपने फॉर्मेट याद कर लिया, फॉर्मेट होता है, अब बस वो फॉर्मेट ही तो याद रखना है। कैसा भी क्वेश्चन आया आप फॉर्मेट में रख दोगे। समझ गए? तो वो कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां पे आपको कम चीजें याद रखनी पड़ती है, पर यहाँ पे हर क्वेश्चन का हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन पॉइंट आपको याद नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए डायरेक्ट टेक्स्ट का सब्जेक्ट टफ लगता है नहीं? एम आई राइट? सभी मैसेज में जवाब देंगे, एम आई राइट? यस। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मैं किसी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं करा कि कम है ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए ओएमएस, ठीक है, अब ओएमएसएम में आप ओएम पढ़ते हैं, आपने सपोज असाइनमेंट पढ़ा, आपने 4 स्टेप पढ़े कि सब बैलेंसिंग करनी है, रो एडजस्टमेंट, कॉलम एडजस्टमेंट, ऑप्टिमलिटी, आप हो गया कम, राइट? तो 4 चीजें याद रखनी, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही आप कोस्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद किया, मान लीजिए एक खत्म हो गया। आपने फॉर्मूले याद किए, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम रीऑर्डर लेवल हो गया, मैक्सिमम लेवल हो गया, मिनिमम लेवल हो गया, डेंजर लेवल हो गया, फॉर्मूला याद किया, काम हो गया। पर टेक्स्ट के अंदर आपको हर एक लाइन में कोई ना कोई पॉइंट होता है, और वो अलग अलग जगह आपने पढ़ा हुआ रहता है, वो सारे आपको याद होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। आई बात समझ में? तो इसका कंटेंट ज्यादा है, इसलिए ये आपको टिपिकल लगता है। अब सर प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई, कैसे? तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहले पेपर पैटर्न बताता हूं। मैं पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूं, कौन से की? जो ऑफलाइन था, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं ऑफलाइन पैटर्न की बात कर रहा हूं। देखिए, इसमें क्या होता है, आपके 10 एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, 5 क्या आते हैं सर? फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। 5 क्या आते हैं सर? 5 आते हैं सर मैच द फॉलोइंग। ठीक है, और 5 क्या आते हैं सर?
ट्रू फॉल्स आती है। इस तरीके से ये 25 मार्क्स का आपका सिस्टम आता है, ठीक है। अब कहीं कई जगह 20 मार्क्स का भी आता है, कई जगह 25 मार्क्स का भी आता है। मैं एक पेपर आपको दिखाता हूं, पहले अपन उससे चलते हैं, ठीक है। इसको देखिए सर, 10 क्वेश्चन आपके क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। उसके आगे आप देखेंगे 5 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। ये सबसे आसान होता है, अगर आपको स्कोर करना है तो ये आपका सबसे अच्छा पॉइंट है। ये 5 नंबर आपको किसी भी हालत में है, राइट। नेक्स्ट आ जाइए सर। उसके बाद सर आ जाता है 5 क्वेश्चन किसके आ जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं, और फिर 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपके पास ये पहला क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क का भैया, 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा, दूसरे से लेके 8वें क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा से 25 मार्क्स का, राइट। सेकंड से लेके 8th क्वेश्चन तक क्वेश्चन होते हैं सर 15-15 मार्क्स के। कितने कितने होते हैं, 15-15 मार्क्स के होते हैं, जिनमें से आपको क्या करने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जिनमें से आपको क्या करने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो कितने मार्क्स हो जाते हैं आपके, 75, राइट। तो इस तरीके से आपका ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब यहाँ पे आपको 2 चॉइस मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कितने हैं, 7, करने कितने हैं, 5, तो 2 चॉइस आपको यहाँ पे मिल जाती है। उन 2 को आप छोड़ सकते हैं, वो छोड़ने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बताइए इससे बढ़िया मौका मिल सकता है, इससे बढ़िया मौका मिल सकता है कि 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने का मौका मिला है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने का मौका मिल गया सर, और एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स मिल गए, और क्या चाहिए, ठीक है। ये पेपर पैटर्न सेम रहता है। मैं ऑफलाइन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जाम की बात बाद में करेंगे, अलग से वीडियो रखेंगे या तो, या फिर इसी वीडियो के लास्ट में थोड़े कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो इसलिए हम एक कॉमन पॉइंट लेके चल रहे हैं, विच इज ऑफलाइन एग्जाम। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको अच्छा स्कोर, तो हर सब्जेक्ट के अंदर आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए। ये 25 मार्क्स किसी भी हालत में नहीं छूटने चाहिए आपके, ये 25 मार्क्स किसी भी हालत में नहीं छूटने चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है टेस्ट वगैरह के अंदर, वो इनको स्किप कर देते हैं। अरे भाई, इनमें तो स्किप करना ही नहीं है आपको किसी भी हाल में। पहला क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, ये करना ही करना है अटेम्प्ट आपको, पर अगर आपने इसमें किसी भी छोड़ दिया तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो आप किसी भी क्वेश्चन के नहीं, ये आप ध्यान रखो। दूसरी बात, अब कई बच्चों को मैंने जब कॉपियां चेक की तो मैंने उनको कहा कि भैया तुमने फिल इन द ब्लैंक क्यों छोड़ा, तुमने एमसीक्यू, तो बोला सर नहीं आता था इसलिए छोड़ दिया, एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे। तो भाई आज जो हम सीखते हैं, आज जो हमारी आदत होती है, वही तो फ्यूचर में चीजें बदलती, आदतें बदलती थोड़ी है। तो अगर आपने यहाँ पे गलत आदत डाली तो क्या एग्जाम में भी गलती होगी आपसे, डेफिनेटली होगी। तो जब आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो टेस्ट में क्यों नहीं, तो टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन छोड़, और एग्जाम में इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। देयर इज नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ गए। 25 नंबर एक सब्जेक्ट में, तो 8 सब्जेक्ट के अंदर 200 मार्क्स के तो आपके ये वाले एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे कोर पॉइंट है, आपको इसको कवर करना है, समझ गए। अच्छा, इनमें भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, एमसीक्यू करना आसान होता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग सबसे आसान, अगर करो इनमें तो सबसे आसान होता है मैच द फॉलोइंग। सबसे आसान क्या होता है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। क्योंकि 5 क्वेश्चन और 5 आंसर आपके सामने है, आपको सिर्फ क्रॉस मैच करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो सर ट्रू एंड फॉल्स, फिर एमसीक्यू, ठीक है। और फिर सबसे जो टिपिकल इसमें मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो टिपिकल होता है, डेड इन द ब्लैंक। क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक में कई बार हमारे मन में मल्टीपल आंसर्स चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इनकम लिखी हुई है और आपको बताना है कि ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल नहीं है, क्या है, तो आपने वहां पे लिख दिया मान लीजिए नॉट टैक्सेबल, आपने वहां लिख दिया एग्जम्प्टेड, तो इन वर्ड से भी आपका आंसर गलत हो सकता है।
मतलब एक ही है, नॉट टैक्सेबल मतलब भी कि टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम भी टैक्स नहीं लगेगा, पर ये वर्ड चेंज होने से भी वहां पे आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल रहता है। ठीक है, छोड़े नहीं, इस पूरे को अटेम्प्ट करें। सबसे पहली टिप ये लिख लीजिए, आप अपना जवाब भी लिख रहे हैं, पहली टिप ये लिख लीजिए कि कोई भी एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स और मैच द फॉलोइंग हम नहीं छोड़ेंगे। गीता पे हाथ रख के कसम खा लो। ठीक है, आगे बात समझ में बोलिए आ गई? ये आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। पहली टिप यही है, डोंट स्किप। ठीक है, उसके बाद सर 7 क्वेश्चन है हमारे पास 15 मार्क्स के, जिसमें से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं सर? 5 क्वेश्चन करने हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, अब सर ये सिलेक्शन कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूं या कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं, कई लोग इसमें बहुत ज्यादा देते हैं। और एग्जाम पेपर सेट करने वाला भी देखो कितना होशियारी से पेपर सेट करता है। वो क्या करता है, पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी था, वो तो था ही, उस सेकंड क्वेश्चन को सबसे टफ डालता है। मुझे जो पर्सनली लगता है वो सेकंड क्वेश्चन को टफ डालते हैं। अब होता क्या है, जो थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट या स्मार्ट वर्क करने वाला वो तो क्वेश्चन पढ़ेगा और पढ़ते ही उसके समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, आगे बढ़ जाएगा। और 50% स्टूडेंट उसमें लग जाएंगे करने के लिए और वो फंस जाएंगे, उनमें उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो आगे के क्वेश्चन देख ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए पहले ये सिलेक्शन कर लें कौन से क्वेश्चंस करने हैं और मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। आगे बात सुनो, तो जैसे ही हमें क्या होता है, हम सर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। अब कई टॉपिक तो ऐसे होते हैं जो हमें नाम से ही हमें लगता है कि नहीं ये तो मुझसे मैं कर ही नहीं सकता, पढ़ा हुआ है पर मैं कर नहीं सकता, टॉपिक बहुत परेशान करता है। तो पहले आप निशान लगा लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है पहले आपको सिलेक्शन कर लेना चाहिए ताकि बाद में उसमें टाइम वेस्ट ना हो। 15 मिनट जो आपको पढ़ने के मिलते हैं ना, 15 मिनट जो पढ़ने के मिलते हैं उसी में आपका ये सिलेक्शन हो जाना चाहिए ताकि बाद में जो लिखने वाला टाइम है उसमें वेस्टेज ना हो। वही बात समझ में? ये आपकी सेकंड टिप है। ठीक है, पहला है कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं इनमें से, और दूसरा है आप अपने क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लें कि मुझे कौन से करने हैं और कौन से 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं। बोलिए, क्लियर है यहां तक? यस। चलिए अब आ जाते हैं सर आगे, स्टडी में क्या करना है। ये तो हो गया पेपर पैटर्न, कैसे काम करना है उसकी बातें हो गई। ठीक है, अब पेपर में ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो आपको आता करो, हाँ भैया जो आता है वही पहले करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको डाउट लग रहा है अभी जो मैं बता देता हूँ पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। टाइम मैनेजमेंट जरूरी होने का मतलब क्या है? देखिए टाइम मैनेजमेंट है, आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया सपोज कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब आप उस क्वेश्चन में कहीं अटक गए, कुछ भी रीजन हुआ और आप उस क्वेश्चन में अटक गए, वो क्वेश्चन आपका 70-80% हो चुका है, 10% वो क्वेश्चन आपका या 20% वो क्वेश्चन आपका अटका हुआ है, मतलब आपको उसमें नहीं आ रहा है। अब बच्चा क्या करता है, इधर उधर मैं किसी से पूछ लूं, चारों तरफ वो भटकता रहता है, ऐसे देखता रहता है कि कोई देखे, मैं उसको कहूंगा फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पॉइंट बता। अरे भाई सामने वाला आपको क्या लगता है बेवकूफ है? क्यों नहीं पेपर स्टार्ट होते ही अपना पेपर छोड़ के आपको बताएगा? बताइए, प्रैक्टिकली है पॉसिबल? दूसरी बात, क्या उसने वही क्वेश्चन कर लिया होगा, इस बात की श्योरिटी है कि उसने वही क्वेश्चन कर लिया होगा? नहीं। तो आप उसका दिमाग क्यों खा रहे हैं उस टाइम पे जब वो अपना कंसंट्रेशन कर रहा है? आप भी अपना कंसंट्रेशन कीजिए। अगर उस चक्कर में आपने अपना टाइम बर्बाद किया, अब सोचिए टाइम कितनी वैल्यू रखता है, आपने वो पूछताछ के चक्कर में 10 मिनट बर्बाद कर ली और बाद में आपको लगा कि नहीं कोई नहीं बताने वाला है या कुछ नहीं हो सकता, फिर आप भागेंगे तो 10 मिनट तो गए ना, वो तो वापस नहीं आ सकते। और टाइम, जैसे टाइम इज मनी होता है बिजनेसमैन के लिए, वैसे आपके लिए टाइम क्या है? मार्क्स है। तो टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप सर ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नो डाउट आपने ये क्वेश्चन 80-90% कर लिया। अब 10% जो हिस्सा इसमें नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए और छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। उसके लिए स्पेस छोड़िए और आगे आ जाइए सर कि ये फिगर मुझे लिखनी है, चलो जी ये छोड़ के आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अगर लास्ट में आपको टाइम मिलेगा तो इस पे वापस आइए, इस पे दिमाग लगाइए और जो भी आपको लगता है वो लिख लीजिए। और अगर बाई चांस आप वापस नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आपने 80% आंसर, उसके मार्क्स देगा आपको, समझ गए, उसके तो मार्क्स मिलेंगे ना। आप ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी होता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं तो क्वेश्चन नंबर गया था, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में उलझ गया था सर। ऑडियो ठीक है क्या? एक बार वॉइस ओके, वेट अ मिनट। तो बहुत से स्टूडेंट सर एग्जाम हॉल से जब बाहर आते हैं तो उनका होता है कि सर हम एक क्वेश्चन में अटक, 1 घंटा उसमें खराब हो गया, मेरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया। सबसे बड़ी कमी, फोर्थ पॉइंट, जैसे एमसीक्यू वगैरह नहीं छोड़ने हैं वैसे ही डोंट स्किप पेपर। अरे होता क्या है, देखो पेपर अगर आप ही खत्म हो गई ना मार्क्स आने की, अब पेपर छोड़ने के कई रीजन हो सकते हैं सर। पहला रीजन हो सकता है सर, जब बच्चे को आता तो था सर, पर हुआ क्या कि मैं एक क्वेश्चन को करने में लग गया, बैलेंस शीट आने में आपने 20 मिनट और लगाए होंगे। अब बताइए अगर वो मैच हो गई तो आपको एक्स्ट्रा कितने नंबर मिलेंगे? मैच नहीं भी हो पा रही थी किसी रीजन से तो आपके कितने नंबर कट जाते हैं, कितना फर्क पड़ता बताइए? आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ जाता आपका? आई थिंक 1 2 3 इतने मार्क्स, 2 3 मार्क्स, राइट। अब सोचो वो जो 20 मिनट आपने उसमें वेस्ट किए उसको मैच करवाने के लिए, क्या उस 20 मिनट में आप अलग से कोई 8 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे? कर सकते थे। तो सर हम मेरे 2 से 3 मार्क्स चले जाते हैं पर मैं 8 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर सकता था ना, समझ रहे हैं? अगर आपको बाद में टाइम मिलता है कि सर मैं आगे चला गया, मैंने सारा पेपर कर लिया, लास्ट में मेरे पास टाइम बचा, तो आप आइए ना, मैच करवाइए अपनी बैलेंस शीट, कौन मना करता है? समझ गए? पर पहले टाइम उस पर वेस्ट ना करें, समझ गए? एक चीज। दूसरा सर क्यों नहीं किया भाई, कैसे छूट गया पेपर से? सर आता नहीं था, ठीक है, डोंट नो आंसर, आता नहीं था, ठीक है। अब आता नहीं था और टाइम था, इसमें 2 कंडीशन बनती है कि आता भी नहीं था टाइम भी नहीं था, तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। तो आता भी नहीं था और टाइम ही नहीं था तो क्या करेंगे, जो आता था वो कर दिया, ठीक है। बट आता नहीं था और टाइम था, तो मैं कहूंगा कि आप उस क्वेश्चन को करें। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो आपको जड़ से नहीं आता, हर क्वेश्चन में आपको 10%, 20%, 30%, 40% तो आता ही होगा क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन होता है कि मुझे लिखना भी नहीं आता? नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको उसमें आता होगा। और नहीं भी आता कुछ भी तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप तो प्रोफेशनल स्टूडेंट है ना, आपको ये तो पता होता है कि इसमें मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, वो लिख दो। छोड़ने से तो बेटर है, अगर एग्जामिनर को लगा या आपका तुक्का बैठ गया सपोज, तो उसमें 2-3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं ना बोनस। और उन 2-3 मार्क्स की वैल्यू उन लोगों को पता है जिनके अभी 39 मार्क्स आए किसी सब्जेक्ट में और 1 मार्क्स से वो फेल हो गए, समझ गए? तो ये बात ध्यान रखिए आप। तीसरा पॉइंट, तीसरा रीजन, सर मुझे पेपर आता था, बताओ पेपर आता था फिर पेपर छूट गया, बताओ इसका मतलब क्या है, ऐसे कैसे? नो एवरीथिंग, मुझे पूरा पेपर आता था फिर मेरा पेपर छूट गया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, बहुत लोगों के साथ नहीं होता, ऐसा इसलिए होता है कि जब हमें क्वेश्चन आ रहा होता है ना, मान लीजिए मुझे एक टॉपिक पूछा, 4 मार्क्स का टॉपिक था, अब मुझे वो बहुत अच्छे से आता है, मुझे मैं उस पर 5 पेज लिख सकता हूँ। अब उस टाइम क्या होता है, अपन अच्छी हैंड राइटिंग में है ना, जमा जमा के और उसकी 4 लाइन की जगह 40 लाइनें लिख देते हैं, ठीक है, इसमें 2 पन्ने भर दिए, अरे 4 नंबर का पूछा था तो उतना ही आंसर दो,
उसने ये नहीं बोला आपको कितना आता है, उसने ये बोला मुझे इतना बताओ जितना 4 मार्क्स में बताना चाहिए। एग्जामिनर तो वो पूछ रहा है ना, पर बच्चा उसमें आराम से धीरे धीरे, जैसे क्या होता है एमसीक्यू है, अब उसको लगता है कि हाँ मुझे सारे आते हैं, अब वो आराम से बैठ के सोचेगा, फिर क्रॉस चेक करेगा, फिर करेगा, उसमें टाइम वेस्ट कर लेगा, फिर वो लास्ट के शॉर्ट नोट उठा लेगा। अब शॉर्ट नोट में वो लिखता जाएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो उसमें लिखता जाएगा, 2-2 पेज भर देगा। अरे भैया 8 लाइन लिखो चाहे 2 पेज लिखो, 5 से ज्यादा नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि लास्ट का 1.5 घंटा होता है और उनका होता है 25 से 30 मार्क्स का पेपर, ठीक है। अब वो भागते हैं कि भैया लास्ट में 1.5 घंटा बचा है मेरे पास और अब मुझे 70 मार्क्स का पेपर और करना है, तो जाहिर सी बात है छूटेगा, समझ गए। तो ये होती है और बड़ी बेवकूफी कि आते हुए आपने काम बिगाड़ लिया, समझ गए। तो हर चीज को मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि आता था टाइम मैनेज नहीं हुआ, टाइम मैनेज हुआ आता नहीं था, वो सब चीजों को आपको एक साथ लेके चलना है। बोलिए, ये 4 स्टेप समझ में आए आपको? ये मैंने बताया एग्जाम हॉल में ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं, दूसरों का भला चाहने वाले, खुद करने से पहले दूसरे को बोलते हैं, अपने दोस्त को लिख ले भी, लिख ले पहले में ए है ना, वो ना करें, ठीक है, वो ना करें। ओके, अब आइए सर पेपर कंटेंट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल सुनिए कंटेंट के ऊपर। सर अगर हमें 2 क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस आती है तो हम एक काम करें, हम सिलेबस में से कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं। बोलिए किस किस के मन में ये ख्याल आता है कि सर 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो एक काम करते हैं ना, मुझे टीडीएस में दिक्कत आती है मैं टीडीएस छोड़ दूं, ठीक है, मुझे बीएनपी में दिक्कत है बीएनपी छोड़ दूं। कितने मार्क्स का आता है बीएनपी, कितने मार्क्स का आता है सर? ऐसा कितने लोगों के मन में सवाल आता है? कोई भी चीज छोड़ने की सर पोस्टिंग पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड छोड़ दूं, स्टैंडर्ड मुश्किल लगता है मुझे, मार्जिनल मुश्किल, किसी को स्टैंडर्ड मुश्किल लगता है, किसी को लर्निंग करो मुश्किल लगता है, सबको कुछ ना कुछ हर आदमी का होता है, ऐसा कोई नहीं है ना, 30 मार्क का कोई नहीं है जो बोले सब कुछ इजी है। तो पहले बात माइंड से ये निकाल दीजिए कि मुझे कुछ छोड़ना है, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट नहीं नहीं नहीं, यही बता रहा हूं मैं, मार्क्स कहीं डिसाइडेड नहीं है कि इस चैप्टर में से इतना आएगा, और प्रोफेशनल कोर्स में तो बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स में तो बिल्कुल नहीं होते, और टैक्स में तो और भी नहीं होते, क्योंकि भैया टैक्स तो जुड़ा हुआ है। आपको सैलरी के कंसेप्ट से पता चलेगा कि कौन सी इनकम बीएनपी में जानी है, कुछ चीज ऐसी भी होती है, बीएनपी से पता चलेगा कुछ इनकम अदर सोर्स में जानी है। अब आपने बीएनपी छोड़ दिया तो अदर सोर्स में भी दिक्कत आएगी, समझ गए। तो किसी भी कोर्स में नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और डायरेक्ट टैक्स में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कंप्लीट कोर्स कवर करना है आपको, कुछ भी कोर्स आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, राइट। हाँ, ये जरूर है कि कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें आप 2 की जगह 3 बार पढ़ लीजिए, बाकी कोर्स 2 बार पढ़ेंगे, उनको 3 बार पढ़ लीजिए। मैं उन पे भी आऊंगा, आपको क्या क्या चीजें ज्यादा पढ़नी चाहिए उन पे भी। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर बेसिक्स। देखिए बेसिक्स में 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। अरे रिकॉर्डिंग के लिए मत जाया करो, हर चीज में क्या रिकॉर्डिंग चाहिए तुमको? बोले सर इस मोटिवेशनल क्लास की भी रिकॉर्डिंग दे देना, हर चीज की क्या रिकॉर्डिंग चाहिए, है ना। अपन ने मोबाइल और टेक्नोलॉजी के चक्कर में जिंदगी के सारे मजे खो दिए हैं, ठीक है। शादी में कोई स्टेज में, मैंने एक दिन क्लास में भी कहा था कि शादी में जब कोई स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो हमारा ध्यान परफॉर्मेंस पे नहीं होता है, हमारा ध्यान कहाँ होता है कि उसका वीडियो बना ले, है ना, पूरा ध्यान वीडियो पे, वीडियो सही आ रहा है, एंगल सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे भाई वीडियो बना के क्या करोगे, तुमने फोटोग्राफर को हायर किया हुआ है, उससे लेना वीडियो देखना है, तो अपना लाइव परफॉर्मेंस का मजा लो, है ना। और उस वीडियो को कोई नहीं देखेगा, वो पड़ा रहेगा, साल 2 साल हो जाएंगे ना, बोले फोन चेंज करना है, बोले काम खत्म साफ, कोई नहीं देखता। आप बनाओगे 40 वीडियो, मुश्किल से आप एक वीडियो देखोगे जिसमें आप नाच रहे हो, अपने नाचने वाला ही देखोगे, सोचो, अपने नाचने वाला। अब देखो कितना, अगर इसको समझोगे
कि दूसरा जो परफॉर्म कर रहा था जिसको हम देख सकते थे, उसको तो हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे, है ना। और हम जब खुद नाच रहे थे, जिसको हम वीडियो नहीं बना सकते, उसको हमने वैसे नहीं देखा क्योंकि हम तो खुद नाच रहे थे। और फाइनली जब हम वीडियो देखेंगे तो अपने वाला ही देखेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है। किसी कॉन्सर्ट में चले जाते हैं सब, कोई गाना गाने आया, आतिफ असलम आए जयपुर में, वहां चले गए और वहां जाके उसका गाना कोई नहीं सुनता, सब मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहे हैं। अरे वीडियो देखना तो यूट्यूब पे देख लेता हूँ, खर्चा क्यों किया कॉन्सर्ट में जाके? वहां तो मजे लो, एंजॉय करो। नहीं, चलिए तो सर आइए, अब देखिए पहला जो चैप्टर है, सुनिए ध्यान से, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें आप दो चीजें याद रखेंगे। एक तो इसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं इसमें से, और एक इसमें से शॉर्ट नोट आते हैं। दो चीजें इसमें से आती हैं, शॉर्ट नोट और एमसीक्यू। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें क्या बन सकता है, शॉर्ट नोट और एमसीक्यू। क्या क्या शॉर्ट नोट बन सकते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। एक तो ये कि भैया डायरेक्ट टेक्स्ट और इनडायरेक्ट टेक्स्ट में क्या फर्क है, उनमें क्या क्या चीजें हैं, राइट। ओके। उसके अलावा सर यहाँ पे बन जाता है एक प्रीवियस ईयर रूल, हमने पढ़ा हुआ ना, यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला प्रीवियस ईयर, और इसका जो कि इस साल की इनकम इसी साल में टैक्सेबल होगी, उस तरीके का। तो यहाँ से शॉर्ट नोट आने के चांसेस हैं आपके। और एक शॉर्ट नोट आ सकता, हाँ सही। टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स क्या होता है, और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। तो ये आपके शॉर्ट नोट होते हैं। हालांकि ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यू, एमसीक्यू इस पूरे चैप्टर में बन सकते हैं। तो एमसीक्यू पर्पस के लिए इस पूरे चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़, बोलिए क्लियर है। आगे आ जाइए सर, चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस। हालांकि ये हमारे हाथ से, पर इसमें से भी, ठीक है, इसमें से आपके या तो एक शॉर्ट प्रैक्टिकल, या फिर इसमें से भी एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। चांसेस शॉर्ट प्रैक्टिकल के होते हैं, और छोटा मोटा एक एमसीक्यू भी इसमें आ सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए एग्रीकल्चर इनकम। इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, इंपोर्टेंट लगा लीजिए इसको, तो शॉर्ट नोट, ठीक है। शॉर्ट नोट आने के, क्योंकि इनको क्या रहता है, शॉर्ट नोट भी कई बार इसमें प्रैक्टिकल भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जितना सा लगता है उतना सा है नहीं। आपका बीएनपी के अंदर हमने पढ़ा था टी कॉफी रबड़, याद है? बीएनपी के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ टी कॉफी एंड रबड़, कि एक बंदा है वो टी के बिजनेस में है, एक बंदा है वो नर्सरी भी चलाता है, इस तरीके से उसकी टोटल, हाँ, टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्मॉल प्रैक्टिकल, है ना, 4 मार्क्स मान लीजिए, और 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन जनरली एक आता है। अगर शॉर्ट नोट आ गया तो प्रैक्टिकल नहीं आएगा, प्रैक्टिकल आ गया तो शॉर्ट नहीं आएगा, राइट। आगे जाते हैं सर इनकम के ऊपर। हेड्स ऑफ इनकम में सारे हेड इंपॉर्टेंट है, सैलरी का मोस्टली आता है, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन आता है, और सैलरी का क्वेश्चन आएगा तो 8 से 12 मार्क्स का आएगा, बड़ा ही ध्यान से पढ़े, ठीक है। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन नहीं आते कि आपको बोल दिया 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन आता है 8 से 12 मार्क्स का। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको सैलरी को बहुत अच्छे से, राइट, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ आप कहीं भी नहीं सकते। बात कर लेते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी की। अब सर हाउस के अंदर क्या होता है, या तो डीम्ड ओनरशिप, कहा गया डीम्ड ओनरशिप, दोनों, हम्म, हम चलो लिख देते हैं डीम्ड ओनरशिप, ठीक है। इस पे शॉर्ट नोट देख सकते हैं आप, इसमें रखेंगे, इस पे कभी भी शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट। ओके। उसके अलावा 2 हाउस का ट्रीटमेंट, या 3 हाउस, 2 हाउस और 3 हाउस का ट्रीटमेंट,
ठीक है, कि 3 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसमें ऑप्शन बनाने वाला सीन होता है, तो उस तरीके का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। छोड़ने के लिए तो मैं आपको कुछ कहोगे सर आपने हर चैप्टर में कह दिया ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, नहीं, तो छोड़ने कुछ नहीं कहूंगा, आपको करने सारे ही हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेनली फोकस करना है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं सर बीएनपी की बात। अब बीएनपी देखिए बड़ा बीएनपी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके मार्क्स को आप 15 20 मार्क्स बोल सकते हैं, पर ऐसा कहीं पे भी आप फिक्स करके मत चले कि ये आएगा और मैं उसको इस अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। इसमें आपको सब कुछ, पर जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो चीजें मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, उन पे ज्यादा फोकस करिएगा। पहला पॉइंट है ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन। फुल फोकस कीजिए, ये आपका पूरा कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन कितना, कैसे ब्लॉक में कैलकुलेशन कैसे होती है, वगैरह वगैरह, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक, एडिशनल भी आ गया है, दोनों लेने हैं। ओके, उस जगह जाइए सर। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च के क्या प्रोविजन है और चीजें अलाउेबल है, कितना है, कैसा है, ये सब चीजें आपकी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको ये बता रहा हूँ तो आप इन्हीं पे ध्यान दें बाकी भूल जाए, करनी सारी चीजें हैं। मैं आपको सिर्फ जो मुझे बहुत लगती है वो बातें बता रहा हूँ। जो सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से सेक्शन 40 से, के बाद के सारे सेक्शन आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्शंस आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। इसमें कोई भी फॉल ना रखें, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन का मेन कंटेंट बनता है। टीडीएस काटा नहीं काटा, रिश्तेदार को पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया, इन चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और डीम्ड प्रॉफिट, तो इन सेक्शन पे बहुत ज्यादा गौर करना है, जिन पे मैंने डबल टिक लगाया और ज्यादा फोकस करना है आपको, राइट। ठीक है, अब सर एमसीक्यू आने का, या फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू नहीं, फिल इन द ब्लैंक वगैरह की बात करें तो लेके यहाँ तक ये आप ट्रू फॉल्स, ठीक है, या एमसीक्यू, इन ऑडिट कराने की लिमिट क्या है, बुक्स अकाउंट कराने की लिमिट क्या है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो कौन से, नहीं करने पे कितनी पेनल्टी है, फी लेने के लिए क्या लिमिट है, 44A लेने के लिए क्या लिमिट है, इस तरीके के क्वेश्चन चीजों में बहुत कवर होते हैं, समझ गए। तो ये पूरा पोर्शन आपको परफेक्ट में, और ये इधर वाला पोर्शन आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर करना होगा, राइट। सर क्या सेट करने हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि इस चैप्टर के ये वाले जो यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है, इनके सेक्शन भी आप याद करें। तो वैसे तो सारे ही सेक्शन याद करें, अच्छा है, पर इन करना ही करना है, सेक्शन मेमोराइज। ओके, ये भी 40B भी है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, एक बार पांचों हेड तक बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लूंगा और फिर आगे की बातें करेंगे, राइट। फिर आ जाइए सर कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैपिटल गेन में कैपिटल असेट क्या होती है, इस पे एमसी का, कैपिटल असेट है या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कर सकता है। प्लस होल्डिंग पीरियड, मोस्ट इंपोर्टेंट आया हुआ है। होल्डिंग पीरियड को लेके बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ है। शेयर्स के लिए होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, आप कहेंगे सर 24 महीने, लिस्टेड कहेंगे 12 महीने, जीरो कूपन बॉन्ड के लिए 12 महीने, इस तरीके से क्वेश्चन इस पे बार आता है।
ठीक है, तो ये बोलते हैं ना ट्रेंडिंग, ये दो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके ठीक है, आ जाइए सर आगे। फॉर्मेट वगैरह सब कुछ है, उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। सारे हमारे पास क्या है, स्पेशल केसेस है। अब उन स्पेशल केसेस में मुझे कौन कौन ये लगते हैं कि जिनके आने के चांसेस ज्यादा है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, बाकी पढ़ने आपको सारे ही हैं। ठीक है, एडवांस मनी फॉर, आगे देखिए। केसेस मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप यही लगा के चल जाओ कि सर आपने कहा था कि हम ये पढ़ के चले गए। ठीक है, देख लिया। चलिए, उसके बाद में जितनी भी एग्जम्पशंस है, ये आपको कंप्लीटली याद, एग्जम्पशंस आपको कंप्लीटली याद करनी है। क्योंकि कैपिटल देखिए क्या होगा, कैपिटल गेन में अगर उनको बहुत छोटा सा क्वेश्चन का या किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटा सा क्वेश्चन डालना है, तब तो वो एक आसान सकते हैं। अगर उनको इंडिविजुअली कैपिटल गेन के ऊपर क्वेश्चन बनाना हो, तो दे विल डेफिनेटली इंक्लूड एग्जम्पशन। एग्जम्पशन के बिना बड़ा क्वेश्चन या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है क्या कैपिटल गेन? नहीं। तो एग्जम्पशन आपको डेफिनेटली याद होने, सेक्शन के साथ। ओके चलिए, तो ये आप याद करेंगे विथ सेक्शन एंड प्रोविजन, एग्जम्पशन सारी पढ़ेंगे आप। आगे आ जाइए सर। तो अदर सोर्स में तीन चीजें बता देता हूँ या चार चीजें बता देता हूँ। ठीक है, एक तो देखिए फैमिली पेंशन, क्वेश्चन पूछा जाता है फैमिली पेंशन। गिफ्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब ये चाहे इंडिविजुअल क्वेश्चन आए, ऐसा जरूरी नहीं है इन सबका इंडिविजुअल है। कई बार बच्चा बोलता है कि सर क्या गिफ्ट का सीधा क्वेश्चन आएगा? जरूरी नहीं है। आपको बोला मिस्टर एक्स की इनकम निकालिए, अब उसमें डाल दिया कि उनको गिफ्ट मिला, तो वहां पे उसका लिंक आ सकता है। ठीक है, एक ले लीजिए ये, और एक ये कॉम्पनसेशन का। मुझे लगता है ये चार पॉइंट आपको लेके चलने हैं, करने सारे ही हैं। इन चारों को फिंगर टिप कर लेना, स्पेशली गिफ्ट के प्रोविजन, स्पेशली गिफ्ट। इस साल एक चेंज हुआ है डिविडेंड का, तो इसलिए डिविडेंड भी मोस्ट इंपोर्टेंट लेके चलना है। ठीक है, मैं एक चीज और बता दूं आपको, अमेंडमेंट की। जो अमेंडमेंट होते हैं वो कब होते हैं सर? फेब में क्या आता है, सेक्ट आता है, बजट आता है फेब में, तो उससे चेंज होते हैं। वो चेंज अप्लीकेबल होते हैं आने वाली 1 अप्रैल से। कब चेंज होते हैं? आने वाली 1 अप्रैल से। हमारा जो जून का एग्जाम होता है, हमारा जो का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें जो असेसमेंट पढ़ेंगे उस पे पिछले फाइनेंस एक्ट के रूल लगते हैं, समझ गए? एग्जाम देने जाएंगे सर कौन सा, 31 मार्च 2021 की इनकम पूछेगा क्या? बताइए। अब हम जो एग्जाम देंगे अभी आएंगे और दिसंबर में देंगे, क्या दोनों में 31 मार्च 2021 पूछेगा? हाँ या ना? बोलो भाई, 31 मार्च 21 की पूछेगा नहीं पूछेगा? किसी तो पूछेगा ना। कुछ लोगों ने पूरा कोर्स कर लिया और अभी भी बोल रहे हैं नहीं सर। प्रीवियस ईयर 2021, तो 31 मार्च 21 की पूछेगा, जाहिर सी बात है। अब पहले 21 की इनकम पूछी थी क्या उसने?
31 मार्च 2021 की इनकम पूछी थी से पहले वाले एग्जाम में, दिसंबर 20 में नहीं पूछी थी सर। तो ये पहले, अब जब पहली बार है तो जितने भी अमेंडमेंट हुए होंगे जो इस साल फाइनेंस एक्ट 20 की वजह से, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 20 के जो अमेंडमेंट वो पहली बार लग रहे होंगे ना जून एग्जाम जो कि अगस्त में होने वाले हैं उसमें, ये बहुत ज्यादा अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है, समझ गए। फाइनेंस एक्ट 20 में जितने भी चेंज हुए होंगे वो सारे लिखने की कोशिश करेगा आपसे। तो जिन चीजों में अमेंडमेंट हुआ है उन्हें बहुत ज्यादा स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है। दिसंबर अटेम्प्ट जो अमेंडमेंट कम आते हैं और जून अटेम्प्ट जो होता है उसमें अमेंडमेंट अप्लाई करने हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ अप्लाई कर देंगे, जून एग्जाम में ही अप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये भी ध्यान रखें। अब आपके लिए मौका है, आपको अभी जब एग्जाम देना है, एग्जाम अगस्त में एग्जाम देना है जून वाला, उनके लिए अमेंडमेंट बहुत ज्यादा है, क्लियर। तो इस बार डिविडेंड बड़ा अमेंडमेंट है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया गया है, तो डिविडेंड जो पहले आपके हुआ करता था अभी फुल्ली टैक्सेबल हो गया है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ के लीजिए। अदर सोर्स तक मैंने आपको गाइड है। अब आपके मन में यहाँ तक कोई सवाल हो या इनसे रिलेटेड कोई पूछ लीजिए। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 8 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट तो कंपलसरी, तो हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कैन वी डू रैंडमली या फिर हमें सीक्वेंस में करना जरूरी है? नहीं, इसमें करना कोई जरूरी नहीं है, आप पहला करो या पहले 8वां करो, उससे भी कोई भी क्वेश्चन आप पहले कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आप लगाएंगे वो आप बिल्कुल साफ सुथरे एग्जामिनर को समझ में आ जाए। दूसरी बात, एक क्वेश्चन के अगर मल्टी होते हैं वो आप एक ही जगह पे करेंगे, उनको मिसप्लेस नहीं करना है, बाकी क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन को कहीं पे भी करें कोई दिक्कत नहीं है। और बोलिए। एमसीक्यू के लिए ये पढ़ाई कहाँ से करेंगे, मैंने आपको क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया है, क्यों है वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोले, और कोई डाउट किसी को पूछना है, कोई मन में सवाल? स्कैनर करें, देखो कर लो, नो प्रॉब्लम, किसी भी चीज को एडिशनल करने में कहीं कोई दिक्कत, आप स्कैनर के एमसीक्यूज वगैरह करने चाहो कर लीजिए, स्कैन क्वेश्चन करना चाहो कर लीजिए, पर इतना जरूर ध्यान रखें कि आप कर रहे हैं तो कंसेप्ट अपने पे रहे। स्कैनर में कई क्वेश्चन पुराने होते हैं, अपडेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे पुराना स्कैनर होगा उसमें आंसर अपडेटेड नहीं होंगे, आंसर नहीं देखना है स्कैनर का, फाइनल आंसर मैच कर लीजिए। अगर मैच रीजन देख लीजिए वो रीजन क्यों है, क्या वो अमेंडमेंट की वजह से, इस बात का जरूर ना, प्रोविजन चेंज ना करें, ये बात ध्यान रखना। 80 प्लस है बेटा, बाकी मुझे अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है, 80 प्लस। और बोलिए। अच्छा, देखिए, आप में से कई कुछ रीजन होंगे कि सर मेरे घर में माहौल नहीं है पढ़ने, या फिर मेरे घर में ये फैसिलिटी नहीं है, या मेरी फैमिली कोऑपरेटिव नहीं है, या कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है, या सर मुझे नींद आती है, या मुझे ये होता है,
मुझे मोबाइल देखने से एलर्जी है, मुझे मोबाइल देखने में परेशानी होती है, क्लासेस नहीं ले सकता, है ऐसी प्रॉब्लम? ठीक है, तो देखिए आप एक चीज मान लो, अगर ये चीज को ठान लिया है और आपको करना है तो कोई एक्सक्यूज नहीं सकता। अभी एक पर्सन है यूट्यूब पे वायरल हो रहे हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो, इंद्रजीत साकेत, नाम सुना है किसी ने? इंद्रजीत साकेत, उन्होंने, वो क्या है, ब्लाइंड है वो, ठीक है, और वो उन्होंने क्या किया है, सबको संस्कृत में कन्वर्ट किया है, ठीक है, और संस्कृत में कन्वर्ट, ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, और उन्होंने उनको संस्कृत में कन्वर्ट करके गाना गाया है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी मिमिक्री करना, ये सब उनकी प्रतिभा है। तो सोचो, जब वो कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं? तो उनको एक बार देख लेना, जिससे आप समझ में आ जाएगा कि परिस्थितियां कभी भी इंसान को नहीं बदल, अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, आगे सर, क्लबिंग। क्लबिंग, देखिए क्लबिंग के प्रोविजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात मैं नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं कहूंगा, ठीक है, नॉर्मली आप एवरेज कर सकते हैं, आपको प्रोविजन के रूल पता होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आप ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, वो है माइनर चाइल्ड, जो 1032 में छूट मिलती है 1500 रुपए की, उस पॉइंट को याद रखिए, कुछ शॉर्ट में एमसीक्यू वगैरह में, फिल इन द ब्लैंक वगैरह में मिल सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एस्पेक्ट में बस ये माइनर चाइल्ड वाला आप देख लीजिए, बाकी को आप थोरली देख लेना है। सेट ऑफ, देखिए सेट ऑफ का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, सेट ऑफ का क्वेश्चन भी आता है, तो ये भी मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें सिस्टमेटिक स्टडी की, सिस्टमेटिक स्टडी की जरूरत है इसको आप अगर ये देखेंगे कि उनका देख लूं, है ना, एक बार देख लूं, तो ये आपको नहीं आने वाला है, सिस्टमेटिक स्टडी की जरूरत है। आप कहेंगे कि सर एक बार में हमें याद नहीं होता कौन सा सेटअप होने वाला है, कोई बात नहीं, आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़, जो टॉपिक ऐसा लगता है ना कि ये परेशान करने वाला है, उसका एक ही इलाज है, वो एक बार पढ़ा, उसके क्वेश्चन कर लिए, 10 दिन बाद फिर लेके बैठ जाओ, पूरा पढ़ क्वेश्चन कर लो, फिर लेके बैठ जाओ, 4-5 बार करोगे आराम से, फिर कहीं नहीं जाएगा, जिंदगी भर ही कहीं नहीं जाएगा, ओके, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक स्टडी करना और इसको अच्छे से तैयार करना है, छोड़ेंगे नहीं आप इसको। आइए, डिडक्शन, देखिए डिडक्शन असेसमेंट वाले क्वेश्चन आएगी, ठीक है, डिडक्शन किस में काम आएगी, असेस बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर आपको बोला गया इंडिविजुअल का टैक्स निकालो, तो वहां पे आपको डिडक्शन पूछी जाएगी। इनमें जो इंपॉर्टेंट डिडक्शन मुझे लगती है वो बता देता हूँ, एटीसी, सीसीडी है, डी, डबल डी, एटीजी, ठीक है, जीजीए, ये मुझे ये लगती है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, करना आपको सारा, मैं फिर कह दूं कहीं पे भी आप ऐसा ना हो कि यही पढ़ के करनी आपको सारी है, पर मुझे ये लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको चाहिए, ओके, क्लियर। आगे सर असेसमेंट कर लेते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है पूरी इनकम निकाल के पूरा टैक्स कैलकुलेट करना। यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है इंडिविजुअल का असेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल का असेसमेंट, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है एक्स की इनकम बताइए, मिस्टर वाई की इनकम बताइए, मिस्टर राज की इनकम बताइए, तो इस तरह का क्वेश्चन
12 से 15 मार्क्स तक का आ सकता है, वो दे सकते हैं या 9 या 6 का डेबिट करके दे सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही ठीक है। ओके, उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी का असेसमेंट, ये 2 असेसमेंट आपको यहाँ पे स्पेशली पढ़ने चाहिए। ओके, ठीक है। अब देखिए असेसमेंट पढ़ रहे हैं, अब आपको क्या लगेगा कि सर 12 से 15 मार्क्स है तो फिर तुम यही चैप्टर पढ़ते। अरे भाई, ये करने के लिए पीछे वाले चैप्टर आने जरूरी है, उनके भी नहीं, समझ गए। तो ये सब चीजें आपको उस तरीके से तैयार। अच्छा, एक इस साल नया अमेंडमेंट आया, इसमें इंडिविजुअल वाले में है और एचओ वाले में ये अमेंडमेंट आया है, 115 बीएससी नया सेक्शन आया है, तो ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करके जाए। ठीक है, ये लीजिए, ये आपके 2 सेक्शन हो गए, ये आपके 2 में है, जिसमें 80% मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं, अप्रोक्स 80% मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। अब आइए देखिए टीडीएस वाला, अब टीडीएस का देखो क्वेश्चन आता है और बहुत, आप लोग क्या करके जाते हैं, आप लोग ये करके जाते हैं कि सर हम टीडीएस की रेट पढ़ जाते हैं, हम टीडीएस का सेक्शन, तो पहली बात तो याद रखें इसमें सेक्शन पढ़ने आपको, ठीक है, इस वाले चैप्टर के साथ आपको याद होनी चाहिए, इस वाले चैप्टर के लिए स्पेशल बात। दूसरी, इसकी एप्लीकेबिलिटी आपको ढंग से पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन समझते हैं आप, आपको बोलेगा 1 2, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 12,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, ठीक है, एक्स ने मिस्टर वाई को 35,000 की प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया, मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई के घर में रहते हैं, उन्होंने उसको रेंट का पेमेंट किया, मिस्टर ए कंपनी ने बी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट दिया। इन सारे इंडिपेंडेंटली आपको बताना है कि टीडीएस कटेगा या नहीं, टीसीएस लगेगा या नहीं लगेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन। तो ये 8 मार्क्स का ये चैप्टर होगा, समझ गए। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा क्वेश्चन आता है, फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, पर वो ये नहीं बोलेगा कि भैया 194 में टीडीएस की रेट, वो ऐसा नहीं बोलेगा, तो ये कहेगा कि एक कंपनी ने डिविडेंड इतना डिस्ट्रीब्यूट किया, बताइए उस पर डिविडेंड की लायबिलिटी, उस पर टीडीएस की लायबिलिटी है या नहीं। इस क्वेश्चन आएंगे इसमें, समझ गए। अब केस बेस्ड क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपने उस चीज को प्रैक्टिकली समझा हो, सिर्फ उसकी रेट याद की है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, समझ गए। और इसको मैं रिकमेंड करूंगा स्पेशली कि इस क्वेश्चन को आप स्कैनर से जरूर कर लें, इस चैप्टर को आप स्कैनर से जरूर कर लें, आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन स्पेशली करने हैं। डन, आगे आ जाइए। एडवांस टैक्स, देखिए एडवांस टैक्स का कोई इतना नहीं है, हाँ इसकी ड्यू डेट और ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए, इस पे छोटा क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट या इसका पूछा जा सकता है, जैसे कि भैया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी तारीख की है, ठीक है, टैक्स 2 लाख का है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना ड्यू होगा, इस तरीके का क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट बट छोटा सा ही चैप्टर, रिटर्न फाइलिंग, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है वैसे तो, और वैसे प्रैक्टिकल लाइफ वाला, आपको रिटर्न कब बढ़नी है, कैसे बढ़नी है, ठीक है, बढ़ने की जो है। इसमें से शॉर्ट नोट के इनके कुछ फेवरेट हैं, मैं बता देता हूँ कौन से शॉर्ट नोट इनके हैं, तो वो चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आप पर्पस, ठीक है। एमसीक्यू का मतलब जब भी मैं एमसीक्यू कहता हूँ आप क्वेश्चन 1 मानिए, जरूरी नहीं एमसीक्यू में पूछा जाए, वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और वो और जगह भी आ सकता है, ठीक है। कोड नंबर, पेन नंबर आपको कहाँ कहाँ लिखने होते हैं भैया, नया अकाउंट खुलवाते हैं, डिमेट अकाउंट में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, 50,000 से ज्यादा बैंक पे डिपॉजिट करते हैं, वहां पे आपको पेन आधार नंबर कोड करने होते हैं। तो पेन नंबर और आधार नंबर कहाँ पे कोड करने
शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछ ली जाती है कि 5 जगह लिखिए जहाँ पे पेन नंबर कोट करना मैंडेट, तो उस पे शॉर्ट नोट आपके आ सकता है। ओके, तो इनमें प्रैक्टिकल तो बनता नहीं है इनमें, तो इनमें यही बनेगा, इनकी ड्यू डेट पूछ या फिर ये वाला शॉर्ट नोट पूछ लेंगे। बोलिए, लिख लिया आपने? ओके, असेसमेंट प्रोसीजर, प्रोसीजर के अंदर शॉर्ट नोट मोस्ट इंपोर्टेंट, बाद में सर इंटीमेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब शॉर्ट नोट की बातें कर रहा हूँ। स्क्रूटनी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट, ये मोस्ट बहुत बार पूछा गया है, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट क्या है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, इन सारे में से एक तो मैं आपको कह सकता हूं एक शॉर्ट नोट पक्का है, 1 2 3 से एक शॉर्ट नोट पक्का 100% पक्का है। ओके, चलिए सर आईसीडीएस में देखिए नाम का क्या है, एप्लीकेबिलिटी, इनके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आईसीडीएस क्या है, आईसीडीएस 8 किसका है, 7 किसका है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में चाहे वो मैच द फॉलोइंग में पूछ लें चाहे कुछ लें, और ज्यादा से ज्यादा एक शॉर्ट नोट इस पे आ सकता है। अब शॉर्ट नोट के लिए प्रिपेयर कैसे करें, तो देखिए इसमें रट्टा नहीं मारना आपको, आपने अकाउंट पढ़े हुए होंगे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कॉपी ही है, ऑलमोस्ट सेम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये आपके याद हो जाएंगे, बस आपको नाम याद रखना है कि कौन सा आईसीडीएस है। जैसे AS1 पढ़ते हैं आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, तो यहाँ पे आईसीडीएस 1 है, AS2 पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री, तो यहाँ पे ये है, AS7 पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आईसीडीएस 3 है। तो इस तरीके से आपको लिंक कर लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, ताकि आप इनको इजीली याद कर सकें। हम और किस पे एप्लीकेबल है ये तो आपको यहाँ से याद करना है, और कंटेंट है एएस के साथ मिला के याद कर लेंगे, ताकि 5 से 7 लाइनें आप इसके ऊपर पाएंगे। ये है आपका डायरेक्ट टेक्स्ट का, और पूरे कोर्स में से क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंटली पढ़नी है आपको बता दी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 100% कवरिंग करनी है, जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको ज्यादा करना है, बस बात इतनी ही। अब बताइए आपके मन में कोई सवाल है तो बोलिए, आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, अमेंडमेंट के वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ सर। सेक्शन रहते, देखो सेक्शन याद नहीं रहते, इसका जो तरीका मैंने अपने में लगाया था, मैंने आपको बताया भी था। आप इतने लोग यूनिटी दिखाओ थोड़ी सी, आपके इतने ग्रुप हैं, मैं आपका एक देता हूँ, ठीक है, या तो आप क्या करें, डेली के 5 सेक्शन पर, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक दिन याद करें, ठीक है, उन 5 सेक्शन को दिन में घूमते फिरते आप मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बैठे बैठे याद कर ले 5 सेक्शन ये पढ़े थे मैंने आज, ठीक है, मतलब दिन में जैसे दवाई लेते हैं दिन में, वैसे उन सेक्शन को दिन में 5 बार रिकॉल कर लें, अगले दिन सेक्शन और याद पढ़ लें, और फिर उन 10 को रिकॉल करें। तरीके से ही याद हो सकते हैं, बाकी सेक्शन याद करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ क्या आपको ट्रिक मिल जाएगी कि भैया ये है, ये अच्छा क्या है कि आप क्या करो, डेली के 5 सेक्शन उठाओ और क्यों उनको याद करते जाओ। उसके लिए आप दोस्तों को, जैसे दोस्त को फोन मिलाया, उसको क्या भैया के बाद में बताना, पहले आज के 5 सेक्शन बोल कौन से पढ़े थे, ठीक है, बोलेगा। अगले दिन बात करोगे, बोले भैया 10 सेक्शन बता, क्या ऐसे पूछता सेक्शन 6 किसका है, जो आपने पढ़ लिए ना उनका रिवर्स, कभी सेक्शन पूछ के नाम पूछ लिया, कभी नाम पूछ के सेक्शन पूछ लिया, इस तरीके से आप पसंद करते जाओ। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द सेक्शन। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं
इंग्लिश की दिक्कत, या तो मैं ज्यादा डिफिकल्ट मान रहा हूँ या डिफिकल्ट की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको मेरा एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने अपना एमकॉम हिंदी मीडियम से किया है, राइट। मैंने अपना सीए इंटर हिंदी मीडियम से किया है। फाइनल का एग्जाम देने के लिए मैंने इंग्लिश मीडियम अडॉप्ट किया था। और 6 एग्जाम में, मैं आपको बता दूं, 6 महीने थे मेरे एग्जाम में। और मैंने ये सोचा था कि डेली प्रैक्टिस करूंगा, एक पैराग्राफ लिखूंगा, अपने फ्रेंड को दिखाऊंगा, कुछ कमी बता देगा। पर लिटरली ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। थोड़ा टाइम, दिन बात करूंगा, वो ऐसे निकलता गया टाइम। फिर 2 महीने बचे, फिर 1 महीना बचा, फिर 5। अब जिस दिन 15 दिन बचे ना, उस दिन मुझे टेंशन हुई, क्या मैंने प्रैक्टिस, मैं इंग्लिश में क्या करूंगा। तो मैंने एक पैराग्राफ लिखा, उसको मैंने आधे पेज का एक पैराग्राफ लिखा था, और मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा यार ये देख कैसा लिखा है, इसमें क्या क्या दिक्कत है। उसने 2 या 3 जगह कि देखो ये 2 जगह गलती है, बाकी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने उसके बाद प्रैक्टिस ही नहीं की, सीधा एग्जाम देने चला गया। यहाँ तक कि पेपर किसके थे, लो के, वो ऑडिट ये पेपर, वो भी मैं सारे इंग्लिश में लिख के आ गया और पास हो गया। इंग्लिश आई थिंक इजी है कंपेयर टू द हिंदी, ठीक है। पर ये परेशान आप सर वॉइस नहीं आ रही है। दिक्कत है। मैंने फिर क्या कहा कि इंग्लिश कोई वेरिएंट नहीं होता, वेरिएंट नहीं होता है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत आए तो आप भी कुछ पैराग्राफ हमें दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, वी विल सॉल्व दैट। बस, पर पढ़ाई जो करें वो टोटल एक ही चीज में करें, मिक्सचर मत करें। होता क्या है, देखो आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करते हैं, अब आपको इंग्लिश के हिंदी, सॉरी हिंदी में लिखना स्टार्ट करते हैं, पर इंग्लिश के हिंदी वर्ड नहीं आते आपको। तो आप क्या करते हैं, एक वर्ड हिंदी में, उसने इम्पोर्टेंट में आपको नहीं पता होता क्या लिखना है, तो आप इंग्लिश में लिखते हो इम्पोर्टेंट। तो उसमें या उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को इंग्लिश में लिखोगे, सिर्फ इतना ही लिखोगे उसमें और हिंदी में, तो वो मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है वो, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाता है। इट्स बेटर कि आप पूरा इंग्लिश में लिखो। लिख सकते हैं मिक्सअप, पर मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मिक्सअप कितना, अगर आप एक इंग्लिश का वर्ड में काम में लो तो समझ में आता है, पर जब आप मिक्सअप करने लगो उसमें 90% इंग्लिश लिखोगे, तो हिंदी चूज करके 90% इंग्लिश सही नहीं है। देखो क्वेश्चन के, स्कैनर के क्वेश्चन के लिए सीधा कंसेप्ट एक होता है, आप लिए, अगर आप सेकंड ऑप्शन देखना चाहते हैं मॉड्यूल के बाद, शुड बी स्कैनर, ठीक है। दूसरे कोर्स के मुझे अच्छा ना कि पहले अपने कोर्स के तो कंप्लीट करो, तो अपने कोर्स का मॉड्यूल, और बोलिए। हाँ जी, और बोलिए, कोई डाउट मन में किसी के कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं है, ऑन नोटिफिकेशन नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जल्दी ही आता है, 1 वीक के अंदर आ जाएगा कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है जहां तक मुझे लगता है ऑफलाइन एग्जाम, क्योंकि अगर होते तो ये डेट पोस्टपोन क्यों करते हैं, ऑनलाइन तो अभी करवा ही सकते, चल भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, ऑनलाइन एग्जाम तो अभी चल करवा ही सकते थे ना। तो उनको जो पोस्टपोन जिस तरीके से किया गया है, ऑफलाइन एग्जाम के मोड में ही है। मॉड्यूल पर कब जाए मतलब, राघव क्या पूछ रहे हो।
हाँ जी, और कोई डाउट है किसी का, कुछ पूछना है तो बोलिए। चलिए, ध्यान रखना, सक्सेस का कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं आप, पढ़ो ना, मॉड्यूल तो पढ़ना ही है। मॉड्यूल किसने मना किया पढ़ने को? मॉड्यूल तो पढ़ना ही है, मॉड्यूल पढ़ने को किसने मना किया? सारे जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, मैंने जो आपको पढ़ाया है, सब मॉड्यूल से ही पढ़ाया है। देखिए, सक्सेस का कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। अगर आप कहते हैं मेरे घर में माहौल नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, दे ऑल आर जस्ट एक्सक्यूज। आपके पास हर चीज हो सकती है, आप हर काम कर सकते हैं, अगर आप विलिंग होंगे तो कोशिश करें। जब भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी, आप ये नहीं कहेंगे कि ये हो गया तो मैं क्या करूं, आप ये बोलेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सोल्व कैसे करूं। ठीक है, खुद कीजिए, खुद नहीं होता, दोस्तों से पूछिए, हमसे पूछिए, उस प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। ठीक है, उसका रिग्रेट मत कीजिए, उसका इश्यू मत कीजिए, उसको कीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो होगा वो उसको सोल्व करने से आएगा। लाइट नहीं है, अरे यार लाइट नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, बैठो, लाइट आएगी तो पढ़ेंगे। अरे तुम्हें ही करना है, कोई थोड़ी दूसरा करेगा उसको, समझ गए? चलिए, आप ही पढ़ते रहें और एग्जाम देके पास हो जाए। कैसा रहा आज, ये जरूर बता के जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू। बेटा थैंक यू।